नमस्कार। तो कैसे हो सभी लोग? और आपकी चल रही है बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई? तो देखो, मैंने आपके YouTube पे बहुत सारे कमेंट देखे थे कि सर मेन से रिलेटेड कुछ करवा दो, मेन से रिलेटेड कुछ करवा दो, या सर आंसर राइटिंग कैसे करें। और आंसर राइटिंग के ऊपर आपके बहुत सारे कमेंट थे। ठीक है, तो देखो भाई साहब, अब आंसर राइटिंग के लिए किसी भारी आदमी को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमारे बीच में है गौरव सर, गौरव बुडानिया, जिनकी आईएएस में रैंक थी 13 और आरएस में रैंक थी उनकी 12 है। ठीक है ना। और इन्होंने, अगर इनके मार्क्स देखे जाए तो बहुत ही वंडरफुल मार्क्स थे। अगर आईएएस में मार्क्स देखे जाए, इनके रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, तो सर आपके शायद शुभम कुमार जिनकी फर्स्ट रैंक थी उनके बराबर मार्क्स थे सर। जीएस के हमारे मार्क्स बराबर थे। और अगर अपन इधर देखा जाए आरएस में, तो अगर शायद पेपर 4 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जैसे मान लो 1, 2 और 3 अपने जो पेपर है उनमें सर के सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स थे। ठीक है ना। तो सर एकदम मुझे लगता है कि सर एकदम वंडरफुल पर्सनैलिटी है अपने को इस रिगार्डिंग बताने के लिए कि अपन को अपना आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी कैसे रखनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप मैं खुद है ना, आपके सारे मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं। अराउंड सर मैंने 10-12 क्वेश्चन लिखे हैं बच्चों के। तो मैं सर आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा और मैं आपसे आशा करता हूं कि सर आप है ना कि बहुत अच्छे से हमारे आंसर्स का जवाब दोगे, क्योंकि सर हमारे जो व्यूवर्स है तो बहुत दूर ढाणी गांवों के बच्चे हैं सर। तो मैं चाहता हूं कि सर ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो। ठीक है सर। तो 1 मिनट 2 मिनट में सर आप बता दीजिए सर थोड़ा सा। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप कि तैयारी बढ़िया चल रही है। और जैसा कि बताया था ना, जी स्टडी स्टेशन पे ये सारे के सारे लोग आपको आरएस का भी ना, मतलब कि जो कोर्स है वो हमने प्रीलिम्स का पूरा करवाया था और प्रीलिम्स का शानदार रिजल्ट रहा था। ठीक है, तारा सर उस समय थोड़े से बिजी थे तो इसलिए उस समय नहीं करा पाए, तो हमने ज्योग्राफी अशोक सर से करवाई थी। लेकिन अभी तारा सर ने अभी आपके 3 लेक्चर्स करवा दिए हैं, बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। इसके साथ ही ना कल से आपकी सोशियोलॉजी की भी उसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कोई भी बड़ा सब्जेक्ट जो भी रहेगा ना, जो भी बड़ा सब्जेक्ट इन द सेंस कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं यार, जिनका जो भी हमने ऑफिसर से बात की है ना कि सर आपको फ्री में पढ़ाना पड़ेगा, तो वो आते हैं और वो ये बोलते हैं कि यार मुझे एक दिन मिला है तो मैं मैराथन करवा देता हूँ। तो कुछ मैराथन के थ्रू करवा देंगे, कुछ रेगुलर उनके थ्रू करवा देंगे, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। सबसे बड़ी चिंता थी सर आरएस के अंदर मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें। ठीक है, तो आरएस मेंस के अंदर आंसर राइटिंग का ना मैंने ये बोर्ड पे लिखा था कि चलो मैं एक सेशन ले लेता हूँ बच्चों का, लेकिन तारा ने बोला नहीं, उस सेशन में तो फिर सर आप अपने हिसाब से बताओगे, मैं एस्पिरेंट की नज़र से पूछूंगा कि क्या क्या होना चाहिए और आंसर राइटिंग का आपको वो चीज़ बतानी है। और अपने तो पता ही है, वैसे भी सारे लोग यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो उसी तबके से होंगे जो मतलब कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे बोलते हैं ना भोले का भंडारी, तो वैसे ही अपने जो जिनका कोई साथ नहीं देता उनके साथ के लिए अपन है। तो अब देखते हैं, तारा सर ने आज 10-12 तूफानी क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर करते हैं। जी सर। तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि सर एकदम वंडरफुल पर्सनैलिटी है किसके लिए, आंसर राइटिंग के लिए। और सर के मैंने आंसर देखे हैं भाई साहब, बहुत ही गजब। और सर ने तो सर आपने बुक्स वगैरह भी लिखी है अपने ना यूपीएससी में, तो उन्होंने पूरे हैंड रिटन लिखे हैं सर ने हाथों से एकदम। तो ठीक है, तो मैं देखो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है और जो बच्चों का जो पहला डाउट है सर, कि सर आंसर राइटिंग हमें कब से करनी चाहिए सर। ये बहुत सारे लोगों का डाउट है सर, बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर हम आंसर राइटिंग है वो डे फर्स्ट से स्टार्ट कर दे, या सिलेबस कंप्लीट करके करें, या थोड़ा सिलेबस बीच में थोड़ा हो जाए तब करें। तो सर इसके बारे में एक सटीक सा आइडिया सर हमारे बच्चों को होना चाहिए सर। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कि आंसर राइटिंग कब करें, ये यूपीएससी की प्रॉब्लम है। क्योंकि यूपीएससी के सारे आंसर 150 से लेके 250 वर्ड्स के बीच में लिखने होते हैं, और जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनका जो आंसर होता है ना वो कभी फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि वाटर क्राइसिस की सिचुएशन में इंडिया को किस तरीके की अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, ये है। कहीं भी प्लानिंग का कोई फॉर्मेट नहीं है कि इस तरीके से प्लानिंग हमें करनी चाहिए, लेकिन आरएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएस में जो 2 मार्कर होते हैं, 5 मार्कर होते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। 10 मार्कर्स में भी देखोगे ना, उसकी भी 3 सब डिवीजन कर देते हैं यार। यदि आप 18 का पेपर ध्यान से देखोगे, उसकी 3 सब डिवीजन कर दी, तो कोई लॉन्ग आंसर तो है ही नहीं। यहाँ मेन जो आरएस का जो कंटेंट, आरएस का जो भी मॉडल आंसर लिखा जाता है, या फिर आरएस की जो आंसर राइटिंग लिखी जाती है, उसमें होता है पहला तो कंटेंट, सेकंड है प्रेजेंटेशन, और तीसरा है बी द टू द पॉइंट होना। ठीक है, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। वहां पे आपकी ना मतलब कि आर्टिकुलेशन कैसा है, मतलब आप एक ही बात को किस तरीके से लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन के वहां पे अलग अलग तरीके होते हैं, वो अलग चीज है। तो आरएस में ना मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट होते जाएं, जैसे आपने मानो कि ना इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सब तो आपने
प्रीलिम्स में पढ़ाई है, जो सिलेबस आपका प्रीलिम्स में पूरा हो चुका है ना, उसकी तो आंसर राइटिंग आप आज से ही कर सकते हो। ये जरूर लगेगा कि सर चीजें याद नहीं है, लेकिन वो तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जिस दिन एग्जाम लिखने जाओगे ना उस दिन भी यही फील आएगा कि सर याद नहीं है, लिखना तो वहां पे पड़ेगा। और कई बार क्या होता है ना कि जैसे किसी चीज के बारे में पूछा हमसे, मतलब कि मानो फॉर थेवा कला के बारे में ही ना कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अपने को हल्का फुल्का जानकारी है कि ये इधर की है, तो जब अपने पास है ना कंटेंट नहीं होता ना, मैं जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि हमने जब वो पेन नहीं है, ठीक है, तो एक ना मैं एग्जांपल बताता हूँ, जब हम मतलब मैं जब टेस्ट सीरीज देता था, मैं आपके साथ कुछ ना टेस्ट सीरीज की कॉपीज भी शेयर करूंगा ना, तो जब मैं एक पेपर देने गया तो उसमें जब क्वेश्चन आया ना, तो उस क्वेश्चन के बारे में मेरे को एक दो इन्फॉर्मेशन ही पता थी। अब मैं ना बहुत ही ऐसे सोच रहा यार इसकी एरिया ये है, होता ये चीजें हैं, अब इसके बारे में और क्या लिखूं, तो फिर मैंने ना मतलब उसके बारे में इस तरीके से लिखा कि इसका एरिया क्या है, इसके मतलब कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब इस जो भी अपनी कला है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कला फेमस क्यों है, वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो जो चीजें मैंने कभी पढ़ते टाइम नहीं सोची थी, मैंने उस टाइम पे सोची, क्योंकि मेरे पास क्या था, कंटेंट थोड़ा कम था। तो जिन बच्चों के पास भी कंटेंट कम है उनको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग करते समय वो उस एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं जो इवन राइटर ने भी अपनी बुक के अंदर नहीं सोचा था। क्योंकि जैसे मतलब जिसने भी ना थेवा कला के ऊपर है ना मतलब कि कुछ लिखा, तो वो नॉर्मल अपनी राजस्थान की जो बुक है उनके हिसाब से लिखा हुआ है, बहुत सारी जानकारी उन्होंने भी मिस की दी होंगी, वो आप ना आंसर राइटिंग करते समय ध्यान में दोगे। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने ब्रेन की क्या आदत होती है ना, इनपुट लेने की होती है, हम सारे दिन 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, आउटपुट की तो बिल्कुल भी नहीं होती, लिखते बिल्कुल नहीं है, और नहीं लिखने की वजह से है ना वहां पे फिर आप ना ब्लॉक हो जाओगे। तो आंसर राइटिंग का आरएस के अंदर तो ये, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो मैं बोलता है एक दो सब्जेक्ट पहले पूरे करो, क्योंकि सब्जेक्ट जो आंसर जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो सब्जेक्टों के बीच के आते हैं, आपको कोऑर्डिनेशन भी बिठाना पड़ता है, उनके एक दूसरे पॉइंट भी इधर उधर से लिख सकते हो, लेकिन आरएस के क्वेश्चन टू द पॉइंट आते हैं। तो आप ना मतलब जैसे जैसे आपका सिलेबस पूरा होता जाए, साथ साथ में आंसर राइटिंग आपको करते रहना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन सर हम पूछ लेते हैं कि जैसे एक बच्चों का ये डाउट है सर, और जैसे सर हम जैसे एस्पिरेंट है या सबका डाउट होता है कि सर जैसे पढ़ते टाइम में सर जैसे मालूम पढ़ते जा रहे हैं सर, ठीक है, तो सर एक इल्यूजन बना रहता है कि सर एक तो इसे पता नहीं चलता रहता है कि सर कितने फैक्ट याद हो चुके हैं या कितना रिमेम्बरेंस हो गया है, कि सच में इससे कोई क्वेश्चन आ गया तो लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो सर एक मैं ऐसे जानना चाहता हूँ कि सर जैसे आपने भी आंसर्स लिखे हैं, आपने भी इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की है, तो सर उसने आपने कैसे मैनेज किया कि आपने उन फैक्ट को किसी क्रोनोलॉजी में जमाया था, या आपने सर ऐसे छांट ली थी कि ये फैक्ट में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनमें लिखूंगा, या पहले से प्रिपेयर थे, या सर आपने जैसे फैक्ट आपने पढ़ ली और डायरेक्ट एग्जाम में जाके आपने लिख दिए थे सर? तो इसके बारे में सर थोड़ा सा सटीक सा आंसर आप दे दीजिए सर थोड़ा सा। हाँ, फैक्ट्स वाला ये बड़ा रहता है, ठीक है। तो फैक्ट्स में देखो, मेरा सबसे जो फैक्ट कितने मुझे याद हैं, क्या मैंने कर लिया, इसके लिए सबसे मेरा सिंपल सा कंसेप्ट था। जैसे मैंने कोई बुक पढ़ी, जैसे पबैड का कोई भी एक टॉपिक पढ़ा मैंने कि ना न्यू डायमेंशंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो टॉपिक पूरा किया। पूरा करने के बाद एक ही चीज अपने दिमाग में लाना, यदि वो 10 नंबर में आया तो मेरे पास क्या 8-9 पॉइंट है, एक दो एग्जाम्पल्स हैं क्या, एक दो मतलब कि थिंकर्स के कोई पॉइंट है। 5 नंबर में आया तो मेरे को 5 नंबर में किस तरीके से लिखना है, और वो 2 नंबर के अंदर आ गया तो उसको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपसे पूछा गया कि ना न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, उसके ना 10 डायमेंशन है, ठीक है, 10 डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया ना, यदि वो 10 नंबर में आएगा तो मैं ऐसे बताऊंगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैनेजमेंट की है ना एकदम बढ़िया डेफिनेशन, फिर पॉइंट नंबर 1 उसके बारे में एक लाइन, पॉइंट नंबर 2 एक लाइन, पॉइंट नंबर 3 एक लाइन, इस तरीके से 10 पॉइंट लिखूंगा और उनके बारे में एक एक लाइन लिख दूंगा, ठीक है। अब यही सेम क्वेश्चन है ना, यदि 5 मार्क में आया तो मेरे पास पता है कि मेरे को 5 ही लाइनें हैं मेरे पास। अब मैं उस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में है ना 5 लाइनों के अंदर कैसे लिखना है मेरे को, तो मैं ऐसा करूंगा कि एक लाइन के अंदर सबसे छोटी जो भी डेफिनेशन होगी ना, अब इसीलिए मैं हर जो भी चीज होती थी उसकी 2 या 3 डेफिनेशन याद करता था, एक थोड़ी एलोबरेटिव एक थोड़ी सी छोटी। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की सबसे छोटी डेफिनेशन होगी, उससे एक लाइन से इंट्रोडक्शन कर दिया, ठीक है। फिर है ना कोई डायग्राम बना दिया या तो माइक्रो डायग्राम, और उसमें एरो दिखा के ना सारे डायमेंशन दिखा दी, और फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कब आया कैसे आया और उसकी कौन कौन सी डायमेंशन है उनके बारे में बात लिख दी। यही 2 नंबर में आता ना, मुझे पता है कि आप मेरे पास कितने वर्ड है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 है, 15 लिखे हुए होते हैं, लेकिन 5-10 वर्ड लिमिट आप क्रॉस कर सकते हो ना, तो 25 वर्ड के अंदर लिखना है। तो मैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की ये डायमेंशन है, फिर 1, 2,
3, 4, और वो सारे के सारे है ना कोमा लगा लगा के ना वो 10 डायमेंशन। तो जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा ना उसके बाद ये दिमाग में लेके आ जाओ 2 नंबर में क्या लिखना है, 5 नंबर में क्या लिखना है, 10 नंबर में क्या लिखना है। अलवर चित्रशैली के बारे में 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखूंगा कि अलवर चित्रशैली में की क्या विशेषताएं हैं, कौन से पेंटर हैं, और मतलब इसमें कौन से रंगों का यूज होता है, कौन से जो चित्र हैं वो प्रधान हैं, और इस तरीके से 4 बातें लिखूंगा। 5 नंबर के अंदर आ गया तो इस पे कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव वगैरह है वो लिख दिया। फिर यदि 10 नंबर के अंदर तो मतलब ऑब्वियसली अलवर चित्रशैली के ऊपर तो पूरा नहीं आ सकता, वो पूरी फिर ढूंढाड़ जो चित्रशैली है उसके ऊपर आएगा, तो फिर उसकी हिसाब से लिखना है। तो ये आपको सोच के चलना है। ये गेम अब है ना प्रीलिम्स जैसा नहीं है। प्रीलिम्स में क्या था, अपन जल्दी 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 पन्ने पढ़ रहे थे, अब वो नहीं है। हर पेज पढ़ो फिर सोचो मेंस में क्वेश्चन आएगा मैं क्या लिखूंगा, 2 नंबर में क्या लिखूंगा, 5 नंबर में क्या लिखूंगा, 10 नंबर में क्या लिखूंगा। ये थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। यदि आप डेवलप नहीं करोगे ना तो आप चाहे ना मतलब कि कितने भी 30 मार्क का हो वहां पे जाते ही ब्लॉक हो जाओगे। थैंक यू गौरव सर। और देखो सर ने बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से आंसर दे रहे हैं। अब देखो सर तीसरा जो क्वेश्चन है सर, देखो ये मतलब काफी ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत जगह पूछा जाता है कि सर एक हमें ये पता नहीं लगता कि सर आंसर होता क्या है या आंसर में कौन कौन से एरियाज लिखने हैं। तो सर एक बच्चों को सर एक बेस्ट जो आंसर फॉर्मेट होता है ना सर वो क्या रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी सर चर्चा कर दीजिए आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट डाउट था पूरे, किस बेस्ट आंसर क्या होता है। क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे ना आरएस में ना गाइड कौन कर रहा है, जो मतलब कि उस एग्जाम को क्रॉस थ्रू नहीं कर पाया ना वो लोग ही तो मतलब एज ए मतलब प्रोफेशन के तौर पे फिर वो गाइड करते हैं। तो वो टीचिंग के अंदर तो बहुत बढ़िया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की एक टीचर है जो पिछले 5-7 सालों से यदि ना मतलब पॉलिटी पढ़ा रहा है तो वो पॉलिटी पढ़ाने में तो एक्सपर्ट हो गया है। क्यों, 5-7 साल तक वो सुबह से शाम तक पढ़ा रहा है तो पॉलिटी तो उससे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता, ये फैक्ट है। लेकिन उसने पिछले 7 सालों में कभी भी एक भी उत्तर लिखा, कभी भी एक उत्तर लिखा, तो क्या वो आंसर राइटिंग करवाने में एक्सपर्ट है? वहां पे मेरे को लिटिल बिट है ना मतलब कि थोड़ा सा डाउट आता है। तो फिर है ना मतलब राजस्थान के अंदर एक बड़ी सी गलत सी भावना है कि जितने ज्यादा आप फैक्ट लिखते जाओगे ना उतना बढ़िया उत्तर होता जाएगा, ये कभी भी नहीं होता। ठीक है, हमेशा आपकी डायमेंशंस क्लियर होनी चाहिए। डायमेंशंस पे आप जितना लिखोगे ना, जैसे मैंने लास्ट का जो वीडियो था उसके मैंने बताया था कि किस तरीके से ना गांधी जी के आने से ना मतलब कि जन आंदोलन बना था। तो उसके अंदर है ना मैंने कॉपी देखी थी वो जो टेस्ट वाली, तो उसके अंदर लोगों ने बहुत सारे फैक्ट लिख रखे थे लेकिन उस फैक्ट का ना क्वेश्चन के हिसाब से कोई रेलिवेंस नहीं है। और फिर वहां पे जो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है ना उसको लगता है कि मेरे को ना ज्ञान दिखाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव जाता है फिर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा जैसे मैंने आपको कोई भी एक क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन आया अपना, ठीक है, क्वेश्चन आया जैसे कि अपना एक किसी पुष्कर पशु मेले के बारे में क्वेश्चन आया, ठीक है, आप ना मैं 2 आंसर बता रहा हूं आपको, उसी दोनों आंसर के समय पे आप समझ जाना कि कौन सा ज्ञान वाला आंसर है और कौन सा मतलब कि जो अपने एक जिसको ना आरएएस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में ना जैसे मैंने ऐसे लिख दिया कि ना पुष्कर मेला है वो इस स्थिति को बनाया जाता है, पुष्कर मेला इस जगह पे बनाया जाता है, पुष्कर मेले के अंदर है ना मतलब ये सब कुछ होता है, पुष्कर मेला ना मतलब इस तरीके से ना मैंने बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह 4-5 बता दिए। ठीक है, पहला। दूसरा एक है वो आदमी ना मतलब ऐसे लिख रहा है कि ये पुष्कर मेला है, इसकी ये खास बात है, ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है, ये इस माह की स्थिति को लगता है ये, फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे ना मतलब राजस्थान की जो पशु संपदा है उसके ऊपर फर्क पड़ता है, इससे क्या होता है कल्चरल एक्सचेंज होता है, इससे ना मतलब कि जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप इनकी जो मेला था उसकी क्या प्रभाव पड़ते हैं ना उसको भी आपने 4-5 ना तरीकों से देखा, कौन कौन सी कम्युनिटी वहां पार्टिसिपेट करती है उनके बारे में बताया, कौन सा आपका कल्चर वहां पे डेवलप होता है, जैसे कि मानो कि कोई डांस कोई स्पेशली वहां पे हो रहा हो, जैसे ना मतलब कि आपको रामदेव जी का मेला वहां पे 13 ताली वाला जो नृत्य है वो है, तो आप उसकी ना इंटेलेक्चुअल मतलब कि कुछ ऐसी चीज हो जो मतलब कि मेले का ना ऐसा एस्पेक्ट है ना जो आपने कभी नहीं दिखाया हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मतलब कि मैं एक क्वेश्चन था जो मतलब लिखा था, उसके बाद मेरे को टीचर ने बुलाया था कि आपने इस तरीके से कैसे सोचा। मुझे याद है कि कोई था मतलब गोगा जी या रामदेव जी के ऊपर है ना 2 वर्ड्स के अंदर ही क्वेश्चन था। तो जनरली लोग तो ये लिखते हैं कि वो इस जगह के राजा थे, उनकी मदर का नाम ये था, फादर का नाम ये था, ददरेवा में इनका मंदिर है, ये लोग इनको मानते हैं। मैंने उसको इस तरीके से स्टार्ट किया था कि गोगा जी हैं, यहाँ पे जन्मे थे और यहाँ पे इनका ना मतलब मुख्य स्थल है ये है, इनका मतलब कि जीवन है ना
उनसे मतलब कि क्या क्या चीज ड्रॉ की जा सकती है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम क्या सीख सकते हैं, एक पूरा समाज उनसे क्या सीख सकता है। मैं वो पीर थे, पीर ऐसे लोग होते हैं जिनको दोनों लोग मतलब कि पूजते हैं, जैसे हमारे मुसलमान और हिंदू दोनों पूजते हैं, तो उसकी वजह से सामाजिक सौहार्द है ना वो बना रहता है। तो मैं कि ये ना मतलब एक जो समाज के अंदर एकता का जो प्रतीक है ना वो गोगा जी हैं। समाज के अंदर है ना मतलब कि जिस तरीके से वहां पे है ना मतलब कि आपको यदि पता हो गोगा मेडी के ऊपर है ना मतलब एक मुस्लिम पुजारी भी बैठते हैं, ठीक है। तो वो समाज की जो लिखे हुए होते हैं ना कि एक पर्टिकुलर ऐसे पुजारी होते हैं उनसे बाहर है, तो मतलब वो समाज को एक इंक्लूसिवनेस का ना मतलब कि मैसेज देते हैं। इस तरीके से मैंने ना जो गोगा जी थे ना उनकी सोशल पावर क्या है ना उसके ऊपर लिखा था। तो फिर ना मतलब कि जो एग्जामिनर चेक किया ना उन्हें बोला यार अब मदर का नाम फादर का नाम आपको पता है, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस क्वेश्चन में, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप एक डायमेंशन आगे जाके एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचो। तो बेस्ट आंसर है ना आपको इससे पता चल जाएगा कि जब आप उसको पढ़ रहे होगे ना तो आपको लगेगा कि यार किताब से ज्यादा बच्चे ने कुछ सोच के ना कुछ तो अपने वो लिखा ही है। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, मुझे लग रहा है आप थोड़े थक भी रहे होंगे सर। तो सर मैं देखो आपसे चौथा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि सर देखो बहुत बच्चों का एक थोड़ा सा इल्यूजन होता है, जैसे कि सर हमने ना कि क्वेश्चन दिया, जैसे सर आप बता रहे थे, एक्चुअली सर मेरे को भी थोड़ा समझ में आ गया कि जैसे मान लो कि सर कोई क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन पे आया जैसे आपने बताया कि सर गोगा जी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो सर हमने वहां पे क्या क्या किया कि फैक्ट्स की बोmbardment कर दी एकदम कि जन्म यहाँ हुआ, माता पिता यहाँ पे प्रमुख स्थल, अन्य स्थल ऐसे लिख के सर पूरी कॉपी भर दिया सर, ठीक है। और बाहर सर हमारे एग्जाम देके बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में कि भाई साहब हम तो क्या एकदम पेपर को एकदम फाड़ के आ गए भाई साहब, ठीक है। लेकिन सर वो मार्क्स आएंगे नहीं, तो सर वो समझ में आ गई वो चीज। तो सर यही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर जैसे बच्चों का बहुत सारा इल्यूजन होता है कि सर मान लो कि सर हमने बहुत अच्छा लिख रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा या मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। और इस चक्कर में सर एक इल्यूजन ये बना हुआ होता है कि सर वो बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि हमने तो भाई साहब अच्छा लिख रखा है, तो सर अब मान लो अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अच्छा लिख रहा हूं तो सर मैं कैसे इंप्रूव करूंगा सर। तो उसके रिगार्डिंग सर थोड़ा सा आप हमें 2 मिनट का टाइम दीजिए बिल्कुल सर। बिल्कुल, ये जब मैं तैयारी करता था ना तब ये सबसे एकदम नॉर्मल चीज थी कि मेरे को दूसरों की वजह से डिप्रेशन हो रहा जाता था कि कोई मैं तो पेपर देने के बाद मेरे तो इस बार 450 बन रहे हैं, मेरे तो 450 बनेंगे, मेरे तो 500 बनेंगे, मतलब कि कोई भी हर लॉजिक के हिसाब से मैं पूरा पेपर लिख के आया हूँ। तो मुझे लगता है यार कि इन सब लोगों के इतने नंबर बन रहे हैं तो क्या गड़बड़ है। तो फिर मैंने मेरा एक दोस्त उसके साथ डिस्कस कर रहा था, 2018 का जो पेपर था जो हमने दिया था उसमें पूछा कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसका क्या इम्पेक्ट है, ठीक है। तो वो मेरे को बता रहा था कि मेरे ऐसे ऐसे नंबर आएंगे, तो मैंने बताया भाई इसमें कितने, उसने 10 में से 7 नंबर जोड़ रखे थे अपने, ठीक है, और 10 पॉइंट लिख रखे थे उसने कि बोल भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में एक दो लाइनों में बता दिया, फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पॉइंट लिखे हैं, कंक्लूजन लिखा है। अब बता भाई कोई नंबर काटेगा मेरे या नहीं काटेगा। तो भाई को एकदम पूरा कॉन्फिडेंस था कि पॉइंट फॉर्म में लिख के आया हूँ, 10 पॉइंट लिख के आया हूँ, 7 नंबर तो पक्का देने पड़ेंगे। फिर मैंने उसको जब उसका बताया कि यार इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, ठीक है, देखो फिर मैंने उसको बताया कि इसको ना पहले कैटेगराइजेशन करता कि वर्ल्ड वॉर 2 का ना इम्पैक्ट किस किस के ऊपर पड़ा। तो मैंने उसको 3 हिस्सों के अंदर ना मतलब कि पहले कैटेगराइज किया कि जो जो नेशन रूल कर रहे थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो नेशन मतलब रूल करवा रहे थे मतलब जो मतलब गुलाम थे उनके ऊपर क्या फर्क पड़ा, और इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ा। तो पहली बात उसने बोला भाई मैंने तो इंडिया का पॉइंट ही नहीं लिखा, मैं गए तो 3 नंबर तो गए, ठीक है, 3 नंबर तो वहीं से गए। फिर मैं कि जो डेवलप्ड नेशन थे या जो रूल कर रहे थे या जो इंटरनेशनल, फिर उसमें अलग अलग डिवीजन कि उनके पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या थे, सोशल इम्पैक्ट क्या थे, उनके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या थे। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट में भी इतनी डीप डीप बातें ना मतलब की थी, जैसे कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट में ये था कि बहुत सारी ना स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह ना बहुत ग्रो कर गई, दूसरी कुछ ना हॉस्पिटलिटी की जो इंडस्ट्रीज थी ना वो ग्रो कर गई, और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जैसे कपड़े की वगैरह की, उनमें ना महंगाई आ गई थी। तो मतलब आप ना मतलब इकोनॉमिक के 3-4 पॉइंट लिख दिए, सोशल के 3-4 पॉइंट लिख दिए कि ना मेल कम हो गए थे, फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट हुआ था उस टाइम पे कि मतलब वुमेन ने बाहर जाके काम करना स्टार्ट कर दिया था, उनका
का इकोनॉमिक शेयर बढ़ गया था। तो इस तरीके से ना 3-4 है ना मतलब वुमेन के पॉइंट, फिर है ना इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें कैसे चेंज हुआ, यूएन वगैरह आए, बहुत सारे देश आजाद हुए, वो सारी चीज लिख दी। तो मतलब कि कम से कम 10-12 पॉइंट तो ना केवल डेवलप्ड नेशन वालों में आ गए। फिर जो नेशन जिनको ना गुलाम थे उनके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ा उनके बारे में भी ना बता दिया। ठीक ठीक है। फिर इंडिया के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ा कि अपन ना क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह वो सारा हुआ था। स्पेशल है ना लास्ट में एक और हेडिंग थी कि वर्ल्ड वॉर 2 का राजस्थान पे क्या इम्पेक्ट पड़ा। फिर ये था कि यार अब आपने ना मतलब कि कितने भी देख लो कि राजस्थान का पॉइंट कितने कम लोग लिख के आए होंगे, लेकिन यदि आप राजस्थान का वो पॉइंट लिख के आते हो ना तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है ये बंदा आरएस बनने लायक है, क्योंकि इसने राजस्थान के बारे में वो चीजें सोची है। ठीक है। तो इसी तरीके से यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कभी भी ना उसमें लिखते समय एक रेफरेंस यदि आपने राजस्थान का डाल दिया ना तो मतलब कि उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। आरएस के पेपर में कुछ भी आपसे जनरल कोई भी चीज पूछी जाए, जैसे मानो कि ना हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई आपसे ना मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें एक पॉइंट आपने कहीं भी राजस्थान का डाल दिया ना तो उसमें पता चल जाएगा कि आप राजस्थान से बहुत ही ना दिलो दिमाग से कनेक्टेड हो और वो ही आंसर बढ़िया होता है। तो हम बहुत टाइम इस इल्यूजन में रह जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ना कि रिलेटिव है ये सब कुछ। मतलब आपने बहुत बढ़िया उत्तर लिखा, ठीक है, यदि आपकी कॉपी पहले आ गई आपको 5 नंबर दे दिए, उसके बाद मेरी आ गई 7 नंबर दे दिए, लेकिन उसके बाद जिसकी आई है ना उसका फिर गेम खत्म हो जाएगा क्योंकि वो अब बढ़िया उत्तर देख चुका है। तो ना मतलब एग्जामिनर के लिए हमेशा बोलते हैं ना कि जो शेर है ना एक बार जिसके लहू मुंह लग गया ना फिर वो घास से नहीं खाएगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि यार देखो बढ़िया बहुत जो बेस्ट कॉपी आने से पहले कुछ कैंडिडेट की कॉपी आ गई हो उसकी वजह से ना नंबर ठीक आ गए होंगे, लेकिन उसके बाद आए होंगे उनके कम आएंगे। थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी हमेशा रहती है, लेकिन जो बढ़िया उत्तर होगा ना जो टॉप 5% उत्तर होते हैं ना उनके साथ वो सब्जेक्टिविटी उतना काम नहीं करती, उनको अच्छे नंबर ही मिलते हैं। अब सर जो अगला क्वेश्चन है वो सर थोड़ा आरएस में थोड़ा कम रिलेवेंट है, लेकिन स्टिल सर एक मेजर फैक्टर है और यूपीएससी में तो सर उसका बहुत ज़्यादा रिलीवेंस है और वो फैक्टर है सर स्पीड। और सर मैंने तो आपको देखा है कि मतलब सर 3-3 घंटे में 5-5 हज़ार वर्ड भी लिख देते थे। तो सर एक स्पीड कैसे मतलब कंटिन्यू करें हम लोग, और स्पीड के साथ में सर देखो फिर एक चीज़ और आ जाती है कि सर क्वालिटी ऑफ आंसर हमेशा बिगड़ते जाते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पीड लिखोगे तो फिर सर राइटिंग थोड़ी बिगड़ जाती है, फिर जो चीज़ें प्रॉपर आनी चाहिए वो नहीं आ पाती सर, आंसर में जो क्रोनोलॉजी जो फैक्ट की सेट होनी चाहिए वो बिगड़ जाती है। तो सर उसको कैसे मेंटेन करें सर, ये भी एक मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चों ने पूछा है, तो इसका भी सर एक बार अच्छे से आंसर आप थोड़ा। तो स्पीड का देखो कि मैं जब आरएस का पेपर दिया ना 2018 का तो उसमें मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। मतलब आरएस में कितने लिखने होते हैं 2000 से 2200 वर्ड लिखने होते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं स्लो लिखता हूँ, उस वजह से ना मेरा आरएस 2018 का पेपर छूटा था। ठीक है। जब यूपीएससी में गया ना तब वहां पे 4000 वर्ड लिखने थे। मेरा तो सबसे बड़ा ही चैलेंज ये था कि क्या मैं पेपर ही पूरा कर पाऊंगा, लेकिन फिर मैंने उस पर इतना वर्कआउट किया कि जो भी लोग मेरे साथ में तैयारी करते थे ना तो मैंने बस अपने लिए अलग टारगेट सेट कर लिए थे कि जब भी वो लोग है ना मतलब यदि 1.5 पेपर में होंगे ना तो मैं 2 पेपर क्रॉस कर चुका हूँ। ये अलग टारगेट सेट करने की वजह से 5-5 हजार वर्ड भी है ना मैं लिख देता था। तो आपके यदि दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शन है ना कि पेपर आपको 2 घंटे 50 मिनट में करना है तो पेपर होगा। 3 घंटे का कभी टारगेट मत लो कि 10 मिनट पहले करूंगा, लास्ट के 10 मिनट में पता चले कोई चीज को छूट गई हो वो मैं कहीं पे लिख सकूं। ठीक है। तो ये चीज तो पहले आपको करनी है। सेकंड है कि ना आप स्लो क्यों लिखते हो, 2 या 3 जगह ही कमी हो सकती है। पहली चीज हो सकती है कि आपके हाथ ना दर्द करने लग जाए। ठीक है। तो हैंड की बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जिसके थ्रू जो जो मसल यूज होती है ना बी साइंटिफिक। मतलब आपकी ये इस तरीके से लिखते हो तो ये देख जैसे ये लिख रहे हो ना इस मसल के ऊपर है ना फोर्स आ रहा है, मतलब ये मसल दर्द कर सकती है या ये वाली मसल है वो दर्द कर सकती है। तो इनके लिए जैसे ना वो बॉल आती है, वो जो स्ट्रेस बॉल होती है स्ट्रेस बॉल से आप कर सकते हो। इसके लिए हैंड ग्रिप आती है वो कर सकते हो। रबड़ बैंड आता है उससे कर सकते हो। तो इससे ना वो मसल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। तो आंसर राइटिंग के जो हाथ से लिखने की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। सेकंड आता है कि हाथ तो मजबूत है भाई, सब लिखने को तैयार है, दिमाग इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रहा कि कौन सा पॉइंट आना चाहिए, और वो आता है प्रैक्टिस से। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो दिमाग को पता होता है, एक पैटर्न सेट कर लेता है। आप आज भी मेरे को ना किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में 10 प्रॉब्लम पूछोगे ना तो मैं जल्दी जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या होगी, मैनेजरियल लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे क्या होगी, उसके ह्यूमन रिसोर्स लेवल पे क्या होगी, उसके ट्रेनिंग लेवल पे क्या होगी, ये सारी चीजें क्या है
ये सारी चीजें ब्रेन के डॉट्स हैं जो आपस में कनेक्ट हो गए, क्योंकि इतने सारे आंसर लिख दिए, इतने सारे आंसर लिख दिए कि वो सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। तो आपको जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो ब्रेन का इंस्ट्रक्शन देने का जो पार्ट है ना, वो इजी होता जाएगा। और सेकंड जो आपका हाथ से लिख रहे हो उसके लिए एक्सरसाइज कर ही सकते हो। जी सर, थैंक यू। आपने इस क्वेश्चन का तो बहुत ही शानदार सा साइंटिफिक आंसर दिया है सर। अब सर मैं एक चीज और, जैसे सर हम जैसे जो गरीब विद्यार्थी है सर, उनका भी सर थोड़ा ध्यान रखें कि सर बहुत सारे बच्चों का डाउट है सर कि सर हम ना हैंड राइटिंग हमारी बहुत ज्यादा खराब है सर। तो सर जो आंसर जो लिखने की जो सर जो आधा कॉन्फिडेंस होता है ना सर, वो तो पहले ही डाउन हो जाता है। तो सर एक तो सर मेरे को ये बता दीजिए कि क्या अगर मान लो हैंड राइटिंग खराब है तो सर अपने अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते, या फिर जैसे मान लो कि सर जैसे कई बार ये रहता है कि सर टाइम बहुत कम होता है, जैसे सर 3 महीने मिलने वाले मेंस में, तो सर हैंड राइटिंग इंप्रूव करने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सर अगर मान लो हैंड राइटिंग फिर इंप्रूव करने जाते हैं तो सर अपना जो सिलेबस वगैरह है वो छूट जाता है और अननेसेसरी प्रेशर अपने एक दिमाग पे पड़ता है सर। तो इसका सर एक सटीक सा एक कोई सर मध्यम मार्ग है इसका, तो सर इसके बारे में थोड़ी सी आप चर्चा कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आंसर राइटिंग मतलब जिसकी राइटिंग अच्छी है ना, उसका देखो इम्पेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन जिसका खराब है ना उसके नंबर नहीं कटेंगे। जी सर। ये चीज याद रखना। जैसे मानो कि मैंने यदि कोई आंसर है वो बढ़िया राइटिंग में लिख दिया, तो मेरे को 3 की जगह 3.5 मिल सकते हैं, लेकिन आपने यदि गंदी राइटिंग में लिखा है तो ऐसा नहीं होगा, 3 की जगह आपको 2-3 मिल जाए। तो पहली बात तो ये चीज है। सेकंड चीज है, जिनकी राइटिंग खराब है 3 महीने के अंदर क्या कर सकते हैं, 2 चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए स्पेस मैनेजमेंट करना सीख जाओ, कि कौन से वर्ड के बीच में कितना गैप देना है, ताकि आपकी जो लीजिबल हो जाए, मतलब समझ में आने लग जाए कि लिखा क्या है इसने। तो स्पेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेकंड है, आजकल है ना मतलब कि बहुत सारे जैसे कि ना आप ना मतलब कि कहीं भी डॉट बना सकते हो, और नहीं नहीं छोड़ो, कहीं भी आप ना मतलब कि डॉट बना सकते हो, कहीं भी आप छोटा सा ना डायग्राम बना दिया, छोटा सा फ्लो डायग्राम बना दिया, तो ना मतलब एक दिन आप ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वो मैंने 25-30 टाइप के ना डायग्राम्स का सेट तैयार कर रखा था। ऑल तो मेरी हैंडराइटिंग ठीक थी, लेकिन फिर भी ना कि यदि आपको जल्दी जल्दी पॉइंट लिखने हो, तो यदि 2 डायमेंशन में लिखने हो तो कौन सा डायग्राम बना सकते हैं, 3 डायमेंशन में ट्राइंगल के अलग अलग कौन से डायग्राम बन सकते हैं, क्वाड्रिलेटर का कौन सा डायग्राम बन सकता है। इस तरीके से मैंने ना कई डायग्राम की लिस्ट बना रखी है, वो भी मैं आपके साथ है ना मतलब कि शेयर कर दूंगा। तो लेकिन ये ध्यान रखो कि डायग्राम का यूज करके, स्पेस मैनेजमेंट का यूज करके, कुछ चीजों को जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लगता है कि मेरी राइटिंग के बीच में छूट जाएंगी, उनका अंडरलाइनिंग करके, और ये जो है ना ये प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। और लेकिन लगातार जब प्रैक्टिस करोगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से मैं डायग्राम बना के, इस तरीके से अंडरलाइन करके, इस तरीके से ये चीज करके है ना, मैं मेरी जो कॉपी है ना उसको ना ज्यादा ना सुंदर बना सकता हूँ। सर एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का काफी है कि सर हमें जो आंसर राइटिंग है वो सर पैराग्राफ फॉर्म में करनी चाहिए या पॉइंट फॉर्म में करनी चाहिए, ये भी सर बहुत एक बच्चों का डाउट है, तो इसके बारे में सर आप थोड़ा सा। तो देखो मतलब कि आंसर राइटिंग जो भी करनी है ना आरएस के अंदर, क्लियर क्लियर पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म के अलावा ना आप पैराग्राफ में लिखोगे ना, तो जो आरएस के क्वेश्चन के डायमेंशंस है ना वो आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास है ना 10 लाइनें ही तो हैं। 10 लाइनों के अंदर आपको अलग अलग डायमेंशन पे लिखना है, तो पॉइंट फॉर्म ही अवेलेबल है आपके सामने। और यूपीएससी में आप ना मतलब लिखो तो भी मैं पॉइंट फॉर्म को ज्यादा सजेस्ट करूंगा, लेकिन उसमें ऑप्शनल के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें थॉट्स लिखने होते हैं, जो थॉट्स है ना पूरा पैराग्राफ बिल्डअप होता है, तो मतलब वहां पे पैराग्राफ वगैरह का यूज कर सकते हो। लेकिन आरएस के अंदर तो पर्टिकुलरली 10 मार्कर कोई क्वेश्चन है ना, तो उसमें ना जरूर कोई हल्का फुल्का पैराग्राफ का यूज हो सकता है। उसके अलावा ना सब क्वेश्चंस को मैं चाहूंगा कि पॉइंट फॉर्म में लिखो, ताकि ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन कवर हो, ज्यादा से ज्यादा आपका जो नॉलेज है वो एग्जामिनर को पता चले। जी सर। सर एक एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा मिक्स सा क्वेश्चन है कि सर जैसे मान लो कि जैसे सर आपने एक बार पहले भी बताया था हमें कि सर जैसे आंसर लिखते टाइम में सर थोड़ी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का मतलब ये है कि सर सपोज वी आर, अगर हम ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हैं या सर, तो ज्योग्राफी के आंसर की सर थोड़ी अलग डिमांड होती है, या सर जैसे मान लो हिस्ट्री के आंसर की डिमांड होती है वो थोड़ी अलग होती है, या पॉलिटी की, एथिक्स की, ठीक है सर। तो अपन को सर ये जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है उसको कैसे मतलब अपन कवर करें और उसको कैसे बेहतरीन बना के अपन अच्छा आंसर लिख सकते हैं, तो इसके बारे में भी सर थोड़ा सा आप इसके बारे में सजेस्ट कीजिए सर। ये बहुत ही मतलब कि सही क्वेश्चन है कि हर सब्जेक्ट का अलग आंसर लिखा जाता है यार, हर सब्जेक्ट का। मतलब अब देखो सबसे पहला डिफरेंस इसमें आता है कीवर्ड से, ठीक है। जैसे हिस्ट्री के जो कीवर्ड्स होंगे ना वो अलग होंगे, ज्योग्राफी के कीवर्ड्स होंगे ना वो अलग होंगे। जैसे अब ऑफशोर विंड, ऑफशोर विंड अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, जिसका मतलब है कि ना मतलब कि जो
एक ओशियन के ना ऊपर से ना वो विंड नहीं आ रही है, वो लैंड के ऊपर से आ रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, और मॉइस्चर नहीं होने की वजह से वो बारिश नहीं कर सकती। लेकिन ये एक वर्ड के थ्रू, ऑफशोर विंड, इसके थ्रू वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एक्सप्लेन हो जाता है। और जो अपने यदि पॉलिटी में बात करें तो फेडरेशन हो गया, फेडरलिज्म हो गया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये इतना सा एक जो फ्रेज है वो अपने आप में ही कई चीजें एक्सप्लेन कर देता है। तो हर जो भी सब्जेक्ट होता है ना, उसकी आंसर राइटिंग इस तरीके से डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ना उसके अंदर आपको कीवर्ड्स यूज करने होते हैं ना, वो सब्जेक्ट के स्पेसिफिक होते हैं। फिर डाउट आता है कि सर ये कीवर्ड्स मिलेंगे कहाँ से, तो आपकी एनसीईआरटी के लास्ट में जो ग्लोसरी होती है वही कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि वहां पे सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये तो सारी चीज होगी। सेकंड चीज होती है, हर सब्जेक्ट के पेरीफेरी पे ना कुछ सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के पेरीफेरी पे कुछ सब्जेक्ट होते हैं। ये आज तक नहीं सुना होगा आपने, तो अब सुन लो। जैसे यदि आप ना, यदि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी के पेरीफेरी पे कौन से सब्जेक्ट होंगे, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की पेरीफेरी पे है। डिजास्टर मैनेजमेंट है जो ज्योग्राफी की पेरीफेरी पे है। एग्रीकल्चर है वो ज्योग्राफी की पेरीफेरी पे है। जब भी आप ना किसी भी ज्योग्राफी का आंसर लिखो तो इन पेरीफेरी वाले सब्जेक्ट की डायमेंशंस भी जरूर आनी चाहिए, इससे नई इंसाइट मिलती है। उसी तरीके से जब आप ना हिस्ट्री का आंसर लिख रहे होगे तो हिस्ट्री में पेरीफेरी क्या होगा, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर उसका पेरीफेरी होगा। उस समय पे यदि किसी प्रकार का ना मतलब और डेवलपमेंट हुए ना, वो उसके पेरीफेरी होंगे, या वर्ल्ड में कोई दूसरे इवेंट हो रहे होंगे ना, वो उसके पेरीफेरी होंगे। उसी तरीके से पॉलिटी जब लिखोगे तो पबैड उसका क्या होगा, पेरीफेरी होगा। गवर्नेंस उसका क्या होगा, पेरीफेरी होगा। लॉ क्या होगा, उसका पेरीफेरी होगा। तो उनके जो पेरीफेरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, आसपास वाले सब्जेक्ट होते हैं, उनसे आप कौन सा पॉइंट पिकअप कर सकते हो, इससे हर सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग अलग हो जाती है। जी सर। अब सर जो लास्ट क्वेश्चन है, और लगभग सर 10 के आसपास क्वेश्चन हो गए हैं, तो सर देखो एक लास्ट सा सर मोटिवेशन चाहिए कि सर जैसे मान लो कि अपन जब हम आंसर लिखते हैं तो सर कई बार क्या होता है कि इतना गंदा आंसर लिखते हैं, और फिर उसके बाद में सर किसी को मान लो चेक कराए तो सामने वाला भी फाड़ के फेंक देता है कि यार इतना इतना गंदा आंसर। तो सर वो अपन को सर जैसे मोटिवेशन किस प्रकार से बिल्ड करना है सर, कि मतलब जैसे मान लो कि सर कई बार ये होता है कि सर मान लो कोई नया बच्चा है सर, जैसे मान लो अभी उसका जैसे सपोज ग्रुप प्रीलिम्स पास हुआ, उसने कभी भी सर आंसर राइटिंग नहीं कर रखी, और सर अब ये ऑब्वियस सी चीज है कि बच्चे तो सर इस चीज का लोड ले जाते हैं कि ये ऑब्वियस सी चीज है कि वो पहली दूसरी बार जब आंसर लिखेगा तो सर वो बेकार ही लिखेगा, क्योंकि सर कोई भी सीख के नहीं आता। ठीक है, लेकिन सर वो बच्चों को जैसे सर मार्केट वगैरह या मान लो टीचर्स वगैरह, तो सर मतलब कि उनके आंसर अच्छे नहीं तो उनको जैसे थोड़ा वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सर मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बहुत ज्यादा फ्रेशर है और सर जिन्होंने आंसर राइटिंग ज्यादा कर नहीं रखी, फिर भी सर इतने कम समय में क्या एक्स्ट्रा चीज कर सकते हैं और किस प्रकार से डिमोटिवेट नहीं होके अच्छे मोटिवेशन के साथ में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन है ना, जैसे एक है ना मेरा, मैं कहीं पे सेमिनार ले रहा था, तो उस सेमिनार के अंदर है ना मैंने एक है ना नॉर्मल सा ना क्वेश्चन पूछा कि वाटर क्राइसिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो उसमें है ना मैंने बोला कि कौन ऐसा बच्चा है जिसने आज से तैयारी स्टार्ट की है, तो 5-10 बच्चे थे। और मैं, ये कौन ऐसा बच्चा है जिसने पहले से पढ़ रखा है, तो भी ऐसे कुछ बच्चे थे जिनका आधा सिलेबस हो रखा था। तो उन लोगों की आंसर राइटिंग में कोई डिफरेंस नहीं था। यदि आप 5 महीने से पढ़ रहे हो और आपने आंसर राइटिंग नहीं की, और एक बच्चा है जो आज से तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, तो आंसर राइटिंग आपकी एक जैसी होगी। आंसर राइटिंग एक आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है, ये चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगी। आज मैं आपको दुनिया भर के रूल सिखा दूं कि ये रूल ध्यान रखना, सेकंड रूल ये, थर्ड रूल ये, कितने भी रूल आपको सिखा दूं, तो भी आपको ना मतलब कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप बिल्कुल नहीं सीख सकते। जैसे मतलब मानो कि वो यही बात होगी, मैं यहाँ से बैठा बैठा ना आपको देखो, मतलब यदि कोई अपने से पूछे कि ना मतलब रॉकेट कैसे जाती है अंतरिक्ष में, बस ये सिंपल सा रूल है भाई, नीचे की तरफ फोर्स लगता है और वो ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग जाती है और सीधा। लेकिन आप जब उसको काम करना स्टार्ट करते हो ना, तब पता चलता है कि रॉकेट साइंस कितनी खतरनाक साइंस है। तो उसी तरीके से आंसर राइटिंग भी बहुत खतरनाक चीज है। उसको जब जब लिखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब मुझे आरएस का ही याद है, कम से कम 25-30 पेपर है ना मैंने लिख दिए थे। ऑल्दो हमारे वाले में क्या था ना कि एक्सटेंड होती गई थी, 2-3 बार पेपर है ना मतलब आगे बढ़ गया था, उस चक्कर में लिखेंगे। लेकिन फिर भी यदि आप 15 पेपर भी लिख लेते हो ना, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि 15 पेपर, लेकिन शिद्दत से लिखो, एकदम पूरे मन से लिख के आओ। एक एक क्वेश्चन के अंदर देखो क्या गलती हुई, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने आज एक गलती की, आपने डायमेंशंस मिस की, तो ये गलती अब दोबारा नहीं होगी, ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। यदि आप हर दिन है ना एक गलती दूर करते जाओगे ना, अभी भी 90 दिन बचे हैं, 90 दिनों में एक एक गलती दूर करते हुए 90-100 गलतियां दूर कर लेना, तो आप अपने आप में ही ना आंसर राइटिंग के एकदम मास्टर आदमी हो जाओगे।
थैंक यू सो मच सर। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और सर ने ना बहुत टाइम लगा के एकदम आपको अपना समझ के आंसर दिए हैं। और सर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से सर आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। और सर बहुत बहुत थैंक यू सर। ठीक है, तो सारे लोग है ना एकदम मस्ती से आंसर राइटिंग करते रहो, एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अपना जो मिशन है वो याद है ना कि क्या है कि 1000 लोगों को हमारे फैमिली से क्या देना है, इंटरव्यू देना है। और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, रास्ता चाहे आप कोई सा ही चूज कर लो, लेकिन मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।